अच्छा जी, कल हम लोगों ने डिजिटल रेजोनेटर की 3 वेरिएशंस पढ़ी थी। उसमें से कोई सवाल है आप दोनों का? अली और असद, जो 2 लोग मौजूद हैं। नहीं मैं अच्छा जी, ठीक है। आज हम एक और फ़िल्टर देखेंगे। उसका नाम है नॉच फ़िल्टर। और नॉच फ़िल्टर बेसिकली इस्तेमाल होता है अगर हमने कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कंप्लीटली एलिमिनेट करनी है, ठीक है? अच्छा, नॉच फ़िल्टर और बैंड स्टॉप फ़िल्टर में क्या फ़र्क है? अक्सर इसको बैंड स्टॉप फ़िल्टर भी कहते हैं, बट देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस। बैंड स्टॉप फ़िल्टर और नॉच फ़िल्टर में क्या डिफरेंस होगा? जो मैंने अभी डेफिनेशन बोली नॉच फ़िल्टर की, कुछ उस लिहाज से समझ आता है? मैम ये कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं करता तो अच्छा, ये भी हो सकती है बात, लेकिन इसके अलावा हम जब बैंड की बात करते हैं तो वो ये एक कंप्लीट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है जिसको यस एलिमिनेट करने के लिए हम बैंड स्टॉप फिल्टर यूज़ करेंगे। क्योंकि नॉच फिल्टर जो है ना वो एक एक फ्रीक्वेंसी को यूजुअली एलिमिनेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, अब हम जब कंप्लीट एलिमिनेशन की बात करते हैं तो वो उसके लिए जब और सिस्टम हम डिज़ाइन करते हैं तो वी मेक यूज़ ऑफ ज़ीरोज़। तो जिस फ्रीक्वेंसी को हमने कम्प्लीटली एलिमिनेट करना है हम उस फेज़ के ऊपर एक ज़ीरो प्लेस करेंगे। ठीक हो गया? और चूँकि ये जो ओमेगा नॉट है, दिस माइट नॉट बी ज़ीरो और पाई, यानी कि ये ज़रूरी नहीं कि हमारा ज़ीरो रियल एक्सिस के ऊपर हो, यूनिट सर्कल के ऊपर कहीं भी हो सकता है, तो फिर हमें इसका एक काउंटर पार्ट या कॉन्जुगेट पेयर भी चाहिए होता है। ठीक है? और अगर हम इसको पोल ज़ीरो डायग्राम के लिहाज से देखें तो मतलब ओमेगा और ओमेगा नॉट कहीं भी हो सकता है, मसलन इस तरह से हो सकता है, या कहीं पे भी यूनिट सर्कल के ऊपर एक कॉन्जुगेट पेयर एग्जिस्ट करेगा। अच्छा जी, नॉच फ़िल्टर का ट्रांसफ़र फ़ंक्शन कैसे लिखेंगे हम? गिवन द फैक्ट कि इसमें 2 ज़ीरोज़ होने चाहिए। मैम इसमें डिनोमिनेटर 1 होगा क्योंकि पोल डिनोमिनेटर 1 होगा बिल्कुल, एक तो उसमें होना चाहिए डीसी गेन, ठीक है? उसके बाद जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, उसको देख के हम कह सकते हैं कि जो इसका ट्रांसफ़र फ़ंक्शन होगा दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है? और अच्छा, अगर आप डिजिटल रेजोनेटर को और नॉच फ़िल्टर के ट्रांसफ़र फ़ंक्शन को कंपेयर करो तो क्या आपका ख़्याल है ये किस तरह के सिस्टम्स हैं इन इन टर्म्स ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स? मतलब एफआईआर है, आईआर है, किस तरह के सिस्टम्स हैं? मैम ये नॉच जो होगा ये तो फाया यार होगा नहीं, देखो ना बेटे, इसमें सिर्फ और ज़ीरोज़ हैं और मैंने जब इसको इस तरह से लिख दिया और मज़ीद जब इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो सिर्फ न्यूमरेटर है ना इसमें। जी मैम यस, अगर सिर्फ न्यूमरेटर है तो इसको एच ऑफ ज़ी को देखते हुए जब एच ऑफ एन लिखेंगे तो उसमें सिर्फ इम्पल्सेस होंगी, 3-4 इम्पल्सेस होंगी, डिपेंड कि मतलब ज़ी की हाँ पावर जी क्या है। तो ये किस तरह का सिस्टम है? FIR एफ आई आर सिस्टम है, ठीक है? और जो डिजिटल रेजोनेटर हमने पढ़ा जिसमें पोल्स से बेसिकली, मतलब पोल्स तो जहाँ पे भी होंगे वो सिस्टम एक आई आई आर सिस्टम होगा, ठीक है? तो ये एक एफ आई आर सिस्टम है। अच्छा, यहाँ पे भी जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जो फाइनल आपको इक्वेशन मिलेगी ना वो कुछ इस तरह की होगी। तो नॉच फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन इस तरह का होगा, ठीक है? और इसको देख के आपको डिफरेंस इक्वेशन और इम्पल्स रिस्पॉन्स ये दोनों लिखने आने चाहिए। अच्छा, इसका अब मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स किस तरह का बनेगा? एक जगह पे सिर्फ ये 0 पे आएगा मेगा नॉट, एक पर्टिकुलर ठीक है? फ्रीक्वेंसी पे हाँ जी। ओमेगा नॉट पे और बाकी उसके अलावा बैंड
ये इस तरह से रहेगा और इसी को चीज़ को आप रेप्लिकेट कर सकते हो पीछे की तरफ। अच्छा, अब ये जो इसका रिस्पॉन्स है ना, इसमें मतलब ये तो बिल्कुल एक सिंपल पॉसिबल नॉच फिल्टर का डिज़ाइन है। अब थोड़ा सा हमने इसमें देखना है कि क्या वेरिएशन इसमें डलती हैं, ठीक है, ये क्या वेरिएशन इसमें पॉसिबल हो सकती हैं। मसलन अगर मैं अज्यूम करूँ कि यहाँ पर मेरे पास जो ओमेगा ज़ीरो टू ज़ीरो के ऊपर जो एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है दैट इज़ 1, ठीक है, और ओमेगा नॉट पे तो ज़ाहिर सी बात है कि 0 है। तो हमें ये देख के अंदाज़ा हो रहा है कि 3 dB बैंडविड्थ इज़ क्वाइट वाइड, ठीक है, मतलब ये है कि 70.7% या मतलब हम अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पे जो मैग्नीट्यूड है दैट वुड बी 0.707। तो इस लिहाज से इस फिल्टर की जो बैंडविड्थ है ना वो खासी वाइड बनती है, 3 dB बैंडविड्थ, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? मैम इसकी बैंडविड्थ वो होगी ना जहाँ पे 0.707 से कम है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा और इसी तरह से एक पॉइंट यहाँ पे कहीं पे होगा। तो इसके इनसाइड होगी ना बैंडविड्थ, इसके इनसाइड होगी ये बैंडविड्थ, तो बिल्कुल स्टॉपिंग है। जी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जहाँ पे मतलब 3 dB का मैग्नीट्यूड दे रही होगी या उसको हम 0.707 कह सकते हैं। तो ये वाला जो रीजन है ना ये बैंडविड्थ डिफाइन करेगा नॉच फिल्टर की, क्योंकि ये एक तरह से बैंड स्टॉप फिल्टर है ना, ये फ्रीक्वेंसी को एलिमिनेट कर रहा है। तो इसमें जो हम जिस यस बैंडविड्थ में इंटरेस्टेड हैं वो वाली बैंडविड्थ है जिसके इर्द गिर्द फ्रीक्वेंसीज एलिमिनेट हो रही हैं। ठीक हो गया? अच्छा, ये बात समझ आई हूँ कि मैं अब यहाँ से आगे एक और कॉन्सेप्ट आपको बताने लगी हूँ कि अब इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं। हम अच्छा ओके, इसे मसला क्या है? इसे मसला ये है कि ओमेगा नॉट तो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो रहा है, लेकिन अगर आप ओमेगा नॉट के इर्द गिर्द की फ्रिक्वेंसीज को देखो तो वो भी खासी ज़्यादा लो एम्पलीट्यूड के साथ पास आउट हो रही हैं, ठीक है। जबकि हमारी हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट ये है कि सिर्फ ओमेगा नॉट एलिमिनेट हो, बाकी जो उसके इर्द गिर्द की फ्रिक्वेंसीज हैं उनका एम्पलीट्यूड इतना ज़्यादा अटेनुएट ना हो। लेकिन इस तरह के फ़िल्टर में यानी कि इतने सिंपल फ़िल्टर में जिसमें सिर्फ ये हम 2 ज़ीरोज़ के साथ जिस नॉच फ़िल्टर को डिज़ाइन करते हैं, उससे मसला ये होता है कि ओमेगा नॉट के इर्द-गिर्द की फ्रीक्वेंसीज़ भी खासे कम एम्पलीट्यूड के साथ पास आउट होती हैं, ठीक है। अब इसका हल क्या है? हम क्या वेरिएशन अपने सिस्टम में लाएँ कि बाकी की जो फ्रीक्वेंसीज़ इतनी अटेनुएट ना हों? या फिर इन अदर वर्ड्स और ऐड कर दें। या फिर इन अदर हाँ, मैं आपके जवाब की तरफ आती हूँ। या इन अदर वर्ड्स हमें कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स मिले, ठीक है। ये देख के पता चल रहा है ना मैम कि वैसे प्रैक्टिकली तो रोल ऑफ जरूरी होता है ना, आइडियल में तो नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकली तो रोल ऑफ काफी होता है। पहली बात तो ये कि यस मतलब रोल ऑफ होता है। अगर हम उन सारे फ़िल्टर्स की बात करें जो आपने अभी तक पढ़े हैं, मसलन कंटिन्यूअस टाइम में रहते हुए या एनालॉग फ़िल्टर्स जिसे हम कहते हैं, तो उनमें तो रोल ऑफ बिल्कुल होता है। और हमने ये भी चीज़ देखी थी कि रोल ऑफ कम करने के लिए यानी कि फ़िल्टर को थोड़ा स्टीप करने के लिए लो पास के साथ समझना थोड़ा आसान होता है कि ये मैं अब इसको स्टीप करते जा रही हूँ ना, रोल ऑफ कम करती जा रही हूँ, ठीक है। और ये तो है आइडियल फ़िल्टर होगा अगर इस तरह का होगा। तो अगर आइडियल की तरफ जाने के लिए मुझे इसका ऑर्डर बहुत बढ़ाना पड़ेगा। यस, ये पढ़ा था ना आप लोगों ने? यही बड़ा। अच्छा, अब ऑर्डर जो होता है ना वो बेसिकली जितना यानी कि सिस्टम में आप कॉस्ट अब ज़्यादा करनी पड़ेगी ऑर्डर बढ़ाने के लिए, क्योंकि सिस्टम में जितने आप पैसिव कंपोनेंट यानी कि इंडक्टर्स और कैपेसिटर ज़्यादा लगाएंगे उतना सिस्टम का ऑर्डर बेहतर होता जाएगा। लेकिन अगेन आप उस सिस्टम को या फिल्टर को थोड़ा सा कॉस्टली भी करते जाएंगे। ये भी चीज़ आपने पढ़ी थी। लेकिन हम जब बात करते हैं डिजिटल फ़िल्टर्स में तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी आसानी है। हम बहुत कम कंपोनेंट्स के साथ या बहुत कम चेंजेस के साथ बेहतर ऑर्डर या बेहतर रोल ऑफ ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। मसलन जो बात मैंने आपसे यहाँ पे कही कि ब्लैक कलर का रिस्पॉन्स हमें तब मिल रहा था जब हमारे पास सिंपल एक इस तरह का सिस्टम था विद दिस ट्रांसफर फंक्शन। लेकिन अगर हमें इंस्टेड ये रेड कलर का रिस्पॉन्स चाहिए जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि रोल ऑफ हासा हासा बेहतर यानी कि यहाँ सिस्टम की बैंडविड्थ खासी नैरो है, तो वो हम कैसे करेंगे? इसी
सिस्टम में हम पोल्स ऐड करेंगे 0 के पास, मतलब उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर या उसी फेज के ऊपर कहना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्लोजर टू यूनिट सर्कल। हम कितना क्लोज यूनिट सर्कल की कर सकते हैं, ये उतना स्टीप होता जाएगा। ठीक है, अच्छा ये चीज़ हो गई। ओमेगा नॉट और आर शुड बी क्लोजर टू 1 बट नॉट इक्वल टू 1। अच्छा, मसलन मैं यहाँ पे ये भी आपको थोड़ा बता देती हूँ कि मसलन अगर हम 0.85 करें तो क्या फ़र्क पड़ता है, या 0.95 करें तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये अगर हमारा रिस्पॉन्स था विदाउट एनी पोल्स, ठीक है, तो ये ओके, मैं एक और कलर का बनाती हूँ, फिर हम उसको देखते हैं कि तीनों में क्या फ़र्क है। ठीक हो क्या। अब ये वाला जो रिस्पॉन्स है ना, ब्लैक वाला, ये विदाउट पोल्स हमें मिला है, ठीक है। और रेड और ग्रीन को हम ऐसे कह सकते हैं कि रेड हो सकता है कि कैसा रिस्पॉन्स हो चुके R इज इक्वल टू 0.5 पे हमें मिला हो, और ग्रीन जो कि R से भी बेहतर है, ये एक ऐसा रिस्पॉन्स है जो कि हो सकता है हमें 0.95 पे मिला हो, ठीक है। मतलब ये दोनों में कंपैरिजन है रेड और ग्रीन में। अच्छा, तो जब हम पोल्स ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन में डिफरेंस क्या आएगा। ओके, ये हमारा ये वाला हमारा ट्रांसफर फंक्शन पहले था विदाउट पोल्स। पोल्स की एडिशन के बाद ट्रांसफर फंक्शन कैसे मॉडिफाई होगा। डिनोमिनेटर की आ गया। ये पहले सिर्फ हमारा इस तरह का था ना, न्यूमरेटर, ठीक है। अब उसी एंगल के ऊपर फेज ऐड कर देने से विद सम नॉन यूनिटी मैग्नीट्यूड, ट्रांसफर फंक्शन मॉडिफाई हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और नाउ द सिस्टम वुड बिकम एन IIR सिस्टम। अच्छा अब हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल करते हैं और उसकी एक वेरिएशन मैं फिर आपके ऊपर छोड़ूंगी कि वो उसको आप लोग को ट्राई करो। अच्छा, हम लोगों ने एक नॉच फिल्टर डिज़ाइन करना है और रिक्वायरमेंट्स उसकी ये हैं कि वो इस फ्रीक्वेंसी को π/2 +/π/2 को कम्प्लीटली एलिमिनेट करे, और इसके अलावा ओमेगा इज इक्वल टू 0 के ऊपर जो h ऑफ ओमेगा है इट शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। नॉच फिल्टर की जो हमने डिज़ाइन करना है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि π/2 फ्रीक्वेंसी को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना है, ओमेगा इज इक्वल टू 0 के ऊपर एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स शुड बी इक्वल टू 1, और एक और काम उसे हमने करना है कि इस नॉच फिल्टर की बैंडविड्थ डिटरमिन करनी है। अच्छा, अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे। प्लस माइनस π/2 पे जीरोस ऐड करके, क्योंकि इसमें और मतलब बैंडविड्थ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बैंडविड्थ फाइंड आउट करने के लिए कहा। तो सबसे पहले इस सवाल में आपको करना ये चाहिए, वैसे भी आप लोग एक ऑनलाइन से बना दी ओपन बुक एग्जाम दोगे, तो सबसे पहले आपको इसमें इसका जो है ना जनरल ट्रांसफर फंक्शन वो ज़रूर लिखना चाहिए स्टार्ट से कि जी ये हमारा जनरल नॉच फिल्टर इस तरह का होगा, ठीक है। उसके बाद चूंकि ओमेगा नॉट हमें गिवन है, हम इस फ्रीक्वेंसी को प्लग इन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या आंसर आएगा।
ओके, आंसर तो है। मैंने हालांकि हम लोगों ने किसी स्लाइड में किसी ट्रांसपेरेंसी में लिखा था कि नहीं लिखा। हमने लिखा है। ये आंसर इसका आएगा। ठीक है, अब आप ओके मैं ये लिख देती हूँ और आपने मुझे बताना है कि इसको मज़ीद फिर सिंप्लीफाई कैसे हम कर सकते हैं। जी, cos r/2 क्या होता है? जीरो। जी, तो हमारे पास क्या रिस्पॉन्स रह जाएगा? ठीक है, ये एक ऐसे फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन है जो कि π/2 को एलिमिनेट कर देगा। अब अगली रिक्वायरमेंट ये है कि ओमेगा b0 हमने डिज़ाइन करना है सच दैट कि ओमेगा इज इक्वल टू 0 के ऊपर h ओमेगा का मैग्नीट्यूड 1 हो। जी, ये आप कर सकते हो। हाँ जी, b0 फाइंड कर सकते हो आगे। जी मैम, हो जाए। ट्राई करो, ओमेगा को 0 डालना है। क्या आता है आपके पास v0? वन बाई टू। ठीक हो गया। अच्छा, ओके, अगर हम कंप्लीट डिज़ाइन को देखें ना तो दैट शुड बी 0.51 प्लस (0) ठीक है। ये अब हमारा मतलब नॉच फिल्टर जो है कम्प्लीटली डिज़ाइन हो गया सच दैट कि ये जो दो रिक्वायरमेंट्स हैं कि इस फ्रीक्वेंसी को एलिमिनेट करना है और इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये वाला मैग्नीट्यूड देना है, ये जो ट्रांसफर फंक्शन है वो इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है। अब अगला सवाल ये है कि इस तरह का जो ट्रांसफर फंक्शन है हमारे पास विद ओनली विद जीरोस, इसकी बैंडविड्थ क्या होगी? अच्छा, एनी आइडियाज़ कि इस सवाल को हम अप्रोच कैसे करेंगे? मैं तो सब इसमें अगर एच ऑफ जी को 0.707 पुट करेंगे अच्छा, तो हमारे पास ई रेज़ बाद जो आएगा ना इसका जी का, हाँ, उससे हमारे पास आ नहीं जाएगी, बिल्कुल ऐसा ही है। देखो अब ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल ठीक सॉरी, है, एच ऑफ ओमेगा, एच ऑफ एच ऑफ ओमेगा। क्योंकि हमारे पास बेसिकली दो फ्रीक्वेंसीज होंगी ना जिसके ऊपर जो मैग्नीट्यूड है वो 0.707 होगा। मतलब एक हम कह सकते हैं लोअर कट ऑफ
और एक हम कह सकते हैं हाई कट ऑफ, ठीक है। इन दोनों फ्रिक्वेंसीज के ऊपर बेसिकली जो मैग्नीट्यूड है इट शुड बी इक्वल टू 0.707। अच्छा, तो एक तो हम इसको पहले फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की टर्म्स में लिखेंगे, उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाती हैं। अच्छा, फिर हम कह सकते हैं कि एच ऑफ ओमेगा C1 फॉर एग्जांपल, ठीक है, या ओमेगा नॉट अगर हम कर लें वो भी ठीक है, क्योंकि बाद इसमें एक ही है। साइन टू ओमेगा C1, ठीक है। और अगर हम इसका अब मैग्नीट्यूड लें, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, और हम इसे अगर कंप्यूट करना चाह रहे हैं ओमेगा C1 के ऊपर, तो वी वुड कॉल इट 1/2 अंडर रूट पॉइंट, और मतलब बाकी हम इसको ये हमारे पास यहाँ पर आएगा। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ से आगे क्या करना चाहिए हमें? यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ आया क्या किया? ओके, यहाँ से आगे हमें क्या करना चाहिए? ओमेगा C1 निकालना है। हाँ, निकालना है, मतलब लेकिन इसके बाद एक और स्टेप जो कि थोड़ी सी कैलकुलेशंस को आसान कर देगा, वो ये है कि दोनों तरफ स्क्वायर लेना चाहिए। ओके, हाँ, ठीक है, सही। अच्छा, अब आप लोग थोड़ा सा यूँ करो, बल्कि पता नहीं अब असद के अलावा और कोई असद तो अली को देखा था मैंने कुछ देर पहले। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर सकते हो? क्या इक्वेशन आती है आपके पास? मसलन 2 इज इक्वल टू, मैम ये आप थोड़ा थोड़ा कर देना, मैं तो मैथ्स में थोड़ा सा ढीला ही। अच्छा चलो, वो आप मुझे समझ a है प्लस बी कि स्क्वायर, ये तो फिर ना हमें देर बहुत लग जाएगी। a प्लस बी स्क्वायर का तो मुझे फॉर्मूला लिखवाओ ना, वो क्या आता है? हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक प्लस है, सी। प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ठीक है, cos 2 ओमेगा C1 और ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 ओमेगा C1। ओके। अच्छा, अब ये दोनों टर्म्स जो है हमारे पास, ये एडअप होकर हो जाएगी 1, तो वी वुड गेट 2 + 2 cos 2 ओमेगा C1। यहाँ तक ठीक है? अच्छा, हाँ, इन्हें कैंसिल करके हम कह सकते हैं cos 2 ओमेगा C1 इज इक्वल टू 0, कह सकते हैं। ये वाला 2 भी डिवाइड होके 0, मतलब डिवाइड हो जाएगा तो 0 खत्म हो जाएगा। यस, अच्छा, उसके हो गया। बाद 2 ओमेगा C1, अच्छा ये पता होना चाहिए। जी, cos इनवर्स ऑफ 0, कौन इनवर्स इक्वेशन? 1 cos इनवर्स ऑफ 0 1, 1/2 पाई, उसके अलावा 1/2 पाई। सिर्फ पाई बाय 2 पे तो 0 नहीं होता ना। कैलकुलेटर पे ये जो 4 क्या होगा? नहीं
3/4 पाई भी होगा। 3/4 तो नहीं, मेरा ख्याल है 3/2 नहीं होगा। नहीं 3/2 नहीं, 5/2, 3/2 होगा। ओके 3/2 एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन हाँ 5/2 पे तो होगा ना, बिकॉज वो 2 पाई ऐड हो रहा है, लेकिन पाई बीच ऐड करना ना। पाई ऐड करना है, यस। अच्छा, अब इसकी एक वजह है कि मैंने यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसीज लिखी हैं, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा जहन में हो तो हमें बेसिकली बैंडविड्थ फाइंड करनी है ना, तो हमें 2 फ्रीक्वेंसीज। 5 है। दोबारा बोलिए सामा। यस, वो WC2 आ जाए। हाँ वो WC2 भी आ जाएगा, तो अगर वैसे भी आप WC1 की जगह W0 लेके लिखते तो थोड़ी कैलकुलेशंस इजी हो जाती, बट स्टिल इट्स ओके। दूसरी फ्रीक्वेंसी लिखने का मकसद यहाँ पे ये है कि हमारे पास फिर बैंडविड्थ कंप्यूट हो जाएगी। अच्छा, अब ओमेगा C1 के लिए मतलब हमें यहाँ पे 1/2 लिख लिया, ठीक है। और ओमेगा C1 हमारे पास आ जाएगा π/4। इससे बड़ी वैल्यू लेंगे वो तो वैसे ही हमारे पास पाई से बड़ी वैल्यू चली जाएगी। अच्छा, और ओमेगा C2 हमारे पास आ गया 3/4 पाई, ठीक है। तो बैंडविड्थ कितनी आई? जी 1/2 पाई बैंडविड्थ आ रही है। 1/2 पाई आ रही है। 3/4 माइनस 1/4 की है ना। 2/4 तो हाँ 1/2 हमारे पास बैंडविड्थ आ गई। ओके, अच्छा, यहाँ पे सवाल कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैंने अब आपसे जो एक मतलब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहनी है, जिस जो आप लोगों ने ट्राई करनी है, वो ये कि लेट सपोज अगर आपको बैंडविड्थ गिवन हो कि हमें इतनी बैंडविड्थ चाहिए, तो क्या आप ओके फिर करोगे क्या? मतलब बैंडविड्थ अगर हमें एक खास किस्म की चाहिए, ये तो जो सिस्टम को हमने डिज़ाइन किया उसकी बैंडविड्थ है ना, तो अगर एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ चाहिए होगी, इसके लिए हम करते क्या हैं? मैं उस फ्रीक्वेंसी पे हम मतलब उतनी बैंडविड्थ रख के वो फ्रीक्वेंसी WC1 और WC2 पे हम जो उसका होता है एम्पलीट्यूड रिस्पांस होता है ना, उसको सेट करते हैं 0.707 पे। हाँ, ये मतलब आपका जुमला बिल्कुल ठीक है कि हम सेट करते हैं। हम सेट करते कैसे हैं? ये तो हमें मिल गई ना कि इस फ़िल्टर की बैंडविड्थ ये है, लेकिन अगर हमें ख़ास बैंडविड्थ चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सेट कैसे करेंगे? अच्छा, पोल्स रख के, पोल। ठीक है। मतलब होगा फिर यूं कि हमारे पास बैंडविड्थ होगी, और उस बैंडविड्थ मतलब हमें गिवन होगी बैंडविड्थ, उस बैंडविड्थ से हम ओमेगा C1 और ओमेगा C2 तो निकाल सकते हैं ना? यस, निकाल सकते हैं कि नहीं? यस सर, बिल्कुल। अच्छा चलो, आई होप कि आपको ये बात समझ आ रही है। मेरे पास ये वाला किधर गया? मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी तो है ना, जिसको मैंने कम्प्लीटली एलिमिनेट करना है, ठीक है। और मेरे पास लेट्स सपोज के बैंडविड्थ भी अवेलेबल है, तो उस बैंडविड्थ को देखते हुए मतलब ये फ्रीक्वेंसी जो है ये एलिमिनेट हो रही है π/2, और मुझे बैंडविड्थ अवेलेबल है मेरे पास, तो मुझे ये भी मतलब मैं ओमेगा C1 और ओमेगा C2 इन दोनों को कंप्यूट कर सकती हूँ, राइट। अच्छा, अब यस। अगला सवाल ये होगा कि मतलब अगला रिवर्स इंजीनियरिंग आप ऐसे अप्लाई करोगे कि आपके पास ये जो ट्रांसफर फंक्शन है ना, ये तो ट्रांसफर फंक्शन है, आपने उसके लिए इस्तेमाल किया था अगर सिर्फ ज़ीरोज़ हों। ये ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली मॉडिफाई हो जाएगा, इसमें अब 2 पोल्स शामिल हो जाएंगे विद मैग्नीट्यूड r। अब आपके पास ओमेगा C1 होगा, अब आपने उस r को फाइंड करना होगा, ठीक है। ये बात समझ आई है? हाँ, फाइंड करना। ओमेगा C1 या ओमेगा C2 ये दोनों आपके पास होंगे,
आपके पास मैग्नीट्यूड भी होगा कि ओमेगा C1 के ऊपर क्या मैग्नीट्यूड है, ओमेगा C2 के ऊपर क्या मैग्नीट्यूड है, और आपने यहाँ पे R फाइंड करना होगा तो वो आपको पोल्स फिर मिल जाएंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको जरा ट्राई करना कि एटलीस्ट दिमाग में ज़रूर रखना, मतलब ये सवाल के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, नॉच फिल्टर की डिज़ाइनिंग के लिहाज से मतलब ये दो सवाल हो सकते हैं कि एक तो आपको ज़ीरोज़ के साथ सिंपल डिज़ाइन करना हो और उसकी बैंडविड्थ फाइंड आउट करनी हो, या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपको बैंडविड्थ दी जाए और आपने उस लिहाज से पोल्स की पोजीशन को डिज़ाइन करना हो। अच्छा, अब अगर हमने लेट्स सपोज कि एक फ्रीक्वेंसी की बजाय ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज एलिमिनेट करनी है, तो हम फिर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इसकी ड्राइंग अगर मैं यहाँ पे करूँ तो वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, अब ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज एलिमिनेट हो रही है ना, 0 और पाई के दरमियान में, तो इस तरह के फ़िल्टर को हम कहते हैं कॉम्ब फ़िल्टर। ठीक है, अच्छा, और इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं विद मूविंग एवरेज फ़िल्टर। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने मूविंग एवरेज फ़िल्टर पढ़ते हुए ये चीज़ डिस्कस की थी कि मूविंग एवरेज फ़िल्टर के टाइम डोमेन में भी फ़ायदे हैं और फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी फ़ायदे हैं। टाइम डोमेन में बेसिकली ये इस्तेमाल होता है सिग्नल को स्मूथ करने के लिए। अगर सिग्नल में वेरिएशंस है ना तो स्मूथ करता है, और अगर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब एज अ फ़िल्टर या उसकी फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स को इस्तेमाल करें, तो ये बेसिकली लो पास फ़िल्टर के तौर पे एक्ट करता है। लो पास फ़िल्टर भी कह सकते हैं या मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज़ की एलिमिनेशन के लिए भी कह सकते हैं। लो पास में क्यों कह रही हूँ ये मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, लेकिन लो पास फ़िल्टर या फिर कॉम्ब फ़िल्टर, इन दोनों के लिए ये इन दोनों फ़िल्टर के मतलब दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के इस्तेमाल के लिए मूविंग एवरेज फ़िल्टर इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब कॉम्ब फ़िल्टर का जो डिफरेंस इक्वेशन है, बिकॉज इट इज़ सेम एज मूविंग एवरेज फ़िल्टर, तो वो हमने पहले देखी हुई है। अच्छा, इस डिफरेंस इक्वेशन को देखकर क्या आप इसके इम्पल्स रिस्पॉन्स की इक्वेशन लिख सकते हो? अच्छा, ये कैसा सिस्टम है, FIR या IIR? अगर तो m फाइनाइट है तो ये फिर FIR है ना। नहीं, हमारे पास M की फिर वैल्यू तो है ना, कोई फिनिट वैल्यू होगी ना M की, तो फिर FIR। FIR ठीक है, बिकॉज अगर हम इस डिफरेंस इक्वेशन को देखें तो इसमें आउटपुट का कोई कंपोनेंट नहीं है, आउटपुट की कोई पास्ट वैल्यू नहीं है, तो दिस इज एन FIR सिस्टम। अच्छा, अब FIR सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हो गया या इम्पल्स रिस्पॉन्स हो गया, वो दोनों लिखने थोड़े आसान होते हैं। अब इसको देख के क्या थोड़ा अंदाज़ा हो रहा है कि इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसा लिखा जाएगा, या किसी भी FIR यस सिस्टम सर। का इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसे लिखते हैं हम? सिंपल y की सम ऑफ जगह इम्पल्सिव। y की जगह h(n) आ जाता है, और जहाँ पे x हमें नज़र आ रहा है वहाँ पे हम इम्पल्स का सिंबल डाल सकते हैं। तो इस डिफरेंस इक्वेशन को देखकर ये इम्पल्स रिस्पॉन्स लिखा जा सकता है। ऑफ कोर्स अगर हम IIR सिस्टम की बात करें वहाँ पे हिसाब किताब थोड़ा मुख्तलिफ होता है, वहाँ पे डिफरेंस इक्वेशन पूरी सॉल्व करनी पड़ती है इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालने के लिए। अच्छा, अब ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे लिखेंगे? मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या है आपके जहन में कि कैसे लिखेंगे? मैम इसका ना वो होगा, क्योंकि जीरो इसमें हमें पता नहीं अभी कितने हैं। m जीरोज होंगे मेरा ख्याल है। यस, वो तो होंगे, लेकिन अभी अगर हम सिर्फ इक्वेशन की बात करें, मैं इसका डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखने लगी हूँ, और फिर आपने मुझे बताना है कि आपको समझ आती है कि ये मैंने कैसे लिखा है। आइडिया कुछ इस इक्वेशन को देखकर होता है कि ये कैसे लिखी गई होगी? नहीं मैम। नहीं हुआ? अच्छा, ये जो आपके पास इम्पल्स रिस्पॉन्स की इक्वेशन लिखी हुई है, इसको हम इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। यस, लिख सकते हैं।
ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इसको इसको देख के कुछ ख्याल आता है कि इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, मतलब अगर हम लोगों ने इस तरह का एक्सप्रेशन हमारे पास हो तो उसको देखकर अगर हमने जी ट्रांसफॉर्म लिखना हो। अच्छा, जी ट्रांसफॉर्म भी है। जी, ठीक है। ठीक है, क्योंकि उसमें समेशन जो है ना हमारी वो 0 से लेकर m तक जाएगी अब। तो एंड u ऑफ n वुड गेट मल्टीप्लाइड बाय z रेज़ टू पावर माइनस k, और फिर यहाँ पे वो लिमिटेड समेशन वाला जो है ना फॉर्मूला वो लग गया। अच्छा, ओके। अब अज्यूमिंग कि आपको एच ऑफ जी का एक्सप्रेशन लिखना आ गया है, इसके बाद आप लोगों ने तो एच ऑफ ओमेगा भी ट्राई करना है कि वो कैसे लिखेंगे। बेसिकली जी रिप्लेस हो जाएगा e टू जी ओमेगा से, लेकिन थोड़ी सी मज़ीद सिम्प्लिफिकेशन भी उसमें की जा सकती है। अच्छा, अब हम ज़रा एच ऑफ जी जो हमारे पास ये आया है ना, इसके ज़ीरोज़ और पोल्स देख लें ताकि हम उसका पोल ज़ीरो डायग्राम जो है ना वो बना सकें। पोल्स की बात करते हैं पहले। पोल्स इसमें कितने हैं सिस्टम में? पोल्स के लिए हम बेसिकली डिनोमिनेटर को इक्वेट करेंगे ज़ीरो के बराबर। तो इसका जो पोल है वो कहाँ पे आएगा? कि रूट क्या होगी जी की रूट? कितनी रूट्स हैं, कहाँ कहाँ पे होंगी? वन पे। जी, इसी क्वेश्चन को हम अगर मतलब इस पूरी इक्वेशन के साथ या राइट और लेफ्ट साइड पे हम अगर जी से मल्टीप्लाई करें तो इसी क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं इस तरह से, और हम कह सकते हैं इसके जी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को हमने ज़ीरो के बराबर पुट किया, वहाँ से हमारे पास इसकी रूट्स यानी कि डिनोमिनेटर की रूट्स यानी कि पोल्स आ गए। अच्छा, अब ज़ीरोस आई वोंट से इट्स कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये थोड़ा सा समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। इक्वेशन जो है ना हमारे पास दैट इज़ गिवन बाय दिस टर्म। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। इसको हम जब थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए मैनिपुलेट करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से। अब इस इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे? ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या है? एम m प्लस वन। एम प्लस वन। इस इक्वेशन के m प्लस वन रूट्स होंगे क्योंकि ये जो इक्वेशन है इट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री m प्लस वन। अच्छा, अब वो रूट्स क्या होंगे? अगला सवाल ये है इसको, क्योंकि हम इसके बाद जो स्टेप आएगा दैट वुड ऑफ कोर्स बी दिस। अब सवाल ये है कि इस इक्वेशन के या इस इक्वेशन में जो जी है उसके रूट्स क्या होंगे? अच्छा नहीं, ओके, मैं इसका ये पहले आपको ये बता दूं कि वन क्यों नहीं होंगे। ठीक है, देखो ये जो इक्वेशन है ना ये वाली, ये इक्वेशन, और एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे और हो सकती है, ये इक्वेशन है। इन दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है ना आपको? यस। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ना इसके भी रूट्स m प्लस वन होंगे, और वो सारे के सारे रूट जो है ना वो 1 के बराबर होंगे। ठीक है, ये समझना आसान है ना? मतलब ये समझ आ रही है ना बात? अच्छा, अब इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में डिफरेंस है। इस इक्वेशन के भी m प्लस वन रूट्स होंगे लेकिन वो सारे 1 के बराबर नहीं होंगे। इस चीज़ को शायद हम लोगों ने थोड़ा सा पहले पढ़ा था, लेकिन मुझे याद नहीं है। अच्छा, अब इसके रूट्स बेसिकली होंगे कैसे? ये जीरो यूनिट सर्कल के ऊपर इक्वली स्पेस्ड होंगे सच दैट इसको हम लिख सकते हैं 1 और ई रेज़ टू पावर मतलब जी की अगर मैं बात करूं जी ऑफ के ई रेज़ टू पावर जे 2 पाई बाय m प्लस 1 इंटू के वेयर के वुड बी इक्वल टू 0 1 अप टिल m। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो मुझे आप बताओ, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं कि ये चीज़ हमने पहले डिस्कस की है या नहीं। आई डोंट रिमेम्बर। समझ तो आ रही है। अच्छा, असद के अलावा समझ आएगी कैसे लिखा है?
नहीं आई, अच्छा ओके। ये चीज़ हमने क्लास से पहले डिस्कस की है? आई एम जस्ट क्यूरियस, आई वांट टू नो कि पहले चीज़ डिस्कस हुई है या नहीं। अच्छा, मेरा नहीं है। एक तो हमारे पास होता है ना जी इक्वल टू 1, ये तो फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, इसमें एक ही रूट है जो कि 1 पे है, ठीक है। और हम अगर इसको यूनिट सर्कल के ऊपर प्लॉट करें तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और बेसिकली इसके साथ हम कह सकते हैं e⁻j2π। अब होगा यूँ कि ये रोटेशन जब एक पूरी करेगा तो वापस हमारे पास यहीं पे आके एक ज़ीरो प्लॉट होगा। अब हम बात करते हैं अगर z² इज इक्वल टू 1, यहाँ पे z की रूट्स कितनी हैं? 2 रूट्स हैं, वो क्या क्या होंगी? प्लस 1 और -1, प्लस माइनस ठीक है ना। प्लस माइनस अंडर रूट 1, मतलब अंडर रूट का फैक्टर एक आ जाएगा और हम इसको कह सकते हैं 1 और -1, या फिर हम इसको बेसिकली कह सकते हैं z इज इक्वल टू e⁻j2π/2, और यहाँ पे मैंने लिख दिया k, ठीक है। फर्दर इसको हम लिख सकते हैं e⁻j⁻, और k का मतलब है, मतलब k की 2 वैल्यूज होंगी 0 और 1। तो एक हमारे पास 0 यहाँ प्लॉट होगा और एक यहाँ पे 0 यहाँ प्लॉट होगा। ओके, ये बात समझ आती है? मतलब ये वाला जो इसके रूट्स है ना, ये तो हम मतलब थोड़ी सी छोटी क्लासेस में पढ़ते थे ना, कि जब हमें मतलब इस रोटेशन वाले पॉइंट का इतना आइडिया नहीं था, लेकिन एक्चुअली कुछ इस तरह की सूरत हाल होती है कि वो एंगल में चेंज आता है, ठीक है। ये बात समझ आती है? अच्छा, अब यहाँ से आगे थोड़ा सा और चलते हैं। अगर हमारे पास z³ इज इक्वल टू 1 हो तो वो हमारे पास 3 वैल्यूज क्या आएंगी? उसको अगर हम प्लॉट, एक तो मैं यहाँ पे प्लॉट कर देती हूँ, बिल्कुल 3 जो है ना वो इक्वली स्पेस्ड, समवट लाइक दिस, मतलब मैंने उससे नहीं बनाए, स्केल पे नहीं बनाए, लेकिन कुछ इस तरह की 3 हमारे पास रूट्स आएंगी, और उसको हम लिख सकते हैं 1 e⁻j2π/3, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा k, और k की वैल्यू होगी 0, 1 और 2। अच्छा, एक बात और आपके लिए, यानी जो लोग इसको अच्छी तरह समझना चाह रहे हैं, कि जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पर, मतलब आपको एक चीज़ समझाई थी, उसी तरह से मैं आपसे कहूँगी कि z³ -1 इज इक्वल टू 0 और z−1³ इज इक्वल टू 0, इन दोनों इक्वेशंस में डिफरेंस है। हम लोगों ने इस इक्वेशन के ये 3 रूट्स देखे। अब आपको यहाँ पे एक काम करना चाहिए कि मतलब मैंने जो आपको बात यहाँ पे बताई है उसके मुताबिक z³ -1 को लिखा जा सकता है z -e⁻, इसको मैं 0 ही लिख देती हूँ, और ओके चलो पूरा लिख देते हैं और फिर इसको 0 करेंगे, .0, ठीक है, j भी आएगा, मल्टीप्लाइड बाय z -e⁻j2π/3 मल्टीप्लाइड बाय z -e⁻j2π/3 2। अब आपको करना ये चाहिए, और इस चीज़ को जाहिर सी बात है हम z−1 लिख सकते हैं, यस। अब आपको करना ये चाहिए कि इन तीनों का प्रोडक्ट लेके देखना चाहिए कि क्या वो z³ -1 के बराबर आता है कि नहीं आता। ठीक है, अच्छा नहीं, मैं अगेन असद से जवाब एक्सपेक्ट नहीं करी। एक और स्टूडेंट भी है जो कि जिसको ये चीज़ थोड़ी समझ नहीं आई थी। अगर उस स्टूडेंट को बात समझ आई है तो फिर मैं यहाँ से आगे चलूँगी। ठीक है, अच्छा, अब z³ वाले कॉन्सेप्ट को लेके ना वापस हम चलते हैं z⁻m वाले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने कहा कि हमारे पास मतलब ये न्यूमरेटर था, यहाँ से हमने ये क्वेश्चन लिखी, और फिर हम लोगों ने कहा कि इसी क्वेश्चन में बेसिकली m+1 रूट्स होंगे, और ये हमारे पास जनरल एक एक्सप्रेशन आ जाता है। यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहता, हाँ ओके, वो बात ये थी कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पे 1 ना होता, 1 की जगह कुछ और होता, जैसे कि
z रेज़ टू पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू a। तो फिर हम क्या करते, मतलब ये इस इक्वेशन में क्या चेंज आता, मतलब यहाँ पे तो e रेज़ टू, यहाँ एक मिनट, यहाँ पे तो हम ये लिखेंगे ना, इस जगह पे क्या लिखा जाएगा, मतलब a के साथ क्या सलूक करना है हमने, अंडर रूट करना, अंडर रूट करना उसको। एक मिनट, यहाँ पे a रेज़ टू पावर 1 अपॉन m प्लस 1 लिखा जाता। तो प्लीज़ इंश्योर कि अगर यहाँ पे 1 हो तो आपको रूट्स निकालने आए, अगर यहाँ पे नॉन यूनिटी नंबर हो तो भी आपको उसके रूट्स निकालने आने चाहिए। ठीक है, अच्छा ओके, ये हमारे पास अब ज़ीरोज़ आगे होगा यूँ कि हमारे पास एक यूनिट सर्कल प्लॉट होगा, ठीक है, और उस यूनिट सर्कल के इर्द गिर्द हम बेसिकली कितने कितने अब हमने ज़ीरोज़ रखने हैं, m प्लस 1, जिनमें से एक ज़ीरो हमेशा z इक्वल टू 0 पे होगा। और अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक पोल भी z इक्वल टू 1 पे आया था, ठीक है, तो जो कंप्लीट पोल ज़ीरो डायग्राम है उसमें फिर एक पोल भी हमारे पास यहाँ पर आता है। तो ये जो पोल है ये और z इक्वल टू 0 वाला ज़ीरो, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो हमारे पास जो इफेक्टिव पोल ज़ीरो डायग्राम बचती है उसमें यानी कि ज़ीरो के ऊपर कोई ज़ीरो नहीं होता और कुछ हमें इस तरह की सिचुएशन मिलती है, ठीक है, मतलब हर दो कंसेक्टिव ज़ीरोज़ के दरमियान 2 पाई बाय m प्लस 1 का गैप होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यहाँ पे ट्वाइस होगा, ठीक है। अच्छा, एक जल्दी से हम एग्जांपल कर लेते हैं, m को 10 अज्यूम करके, थोड़ा सा हमें और होपफुली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, अब आपने मुझे लिखवाना है कि अगर मेरे पास m की वैल्यू 10 है तो मैं डिफरेंस इक्वेशन कैसे लिख सकती हूँ कॉम फिल्टर की। बेशक आप लोगों ने जो पहले लिखी अपने पास इक्वेशन उसको देख के मुझे बता दो। m को 10 रख के आपने मुझे डिफरेंस इक्वेशन बतानी है। वन बाई 11 इंटू केस के कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर 10 तक, और यहाँ पर आ गया मेरे पास x ऑफ n माइनस के। आप h ऑफ n भी इसका लिख सकते हो, h ऑफ z में लिखूंगी 1 अपॉन 11, 1 माइनस जी रेज़ टू पावर माइनस 11, 1 माइनस जी रेज़ टू पावर माइनस 1, चूँकि ये वाला ज़ीरो यहाँ पर मौजूद एक ये वाला पोल यहाँ पर मौजूद एक ज़ीरो के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इफेक्टिवली इसका जो ट्रांसफ़र फंक्शन बचेगा दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, अब ये ज़ीरोज़ कहाँ कहाँ पे होंगे, मतलब इसकी इन ज़ीरोज़ की अब हम लोकेशन कैसे फाइंड करें। वही हमने जो ये यहाँ पे थोड़ी सी, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा आ जाता है जो हम लोगों ने बिल्कुल लेक्चर मतलब पहले चैप्टर के लेक्चर में ये पढ़ा था कि लेट सपोज हमारे पास क्या कहना चाहिए, सिग्नल है, पीरियोडिक सिग्नल है जिसके 10 हार्मोनिक्स हैं, ठीक है, तो वो 10 हार्मोनिक्स अगर हमने प्रिंसिपल रेंज में प्लॉट करने हैं फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, मतलब ये हमारी प्रेफरेबल प्रिंसिपल रेंज है या प्रेफर्ड प्रिंसिपल रेंज है, तो जो 10 हार्मोनिक्स हैं वो आप कैसे प्लॉट करोगे, मतलब के को कहाँ से कहाँ तक रखोगे, थोड़ी सी बात याद आई है थोड़ी सी।
जी, इस तरह का कोई चीज़ याद आई है? हम लोगों ने बिल्कुल शुरू में पढ़ा था कि अगर हमारे पास हम लोगों ने 10 हार्मोनिक्स प्लॉट करने हैं फ्रॉम द प्रिंसिपल रेंज माइनस पाई टू पाई, तो हम लोग के की क्या वैल्यूज़ रखेंगे? के को तो इधर वी कैन वेरी के फ्रॉम -5 to 4 और फ्रॉम -4 to 5। ठीक Yes, ठीक है। और इसको प्लॉट कैसे करेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को? अच्छा मैम, इसमें जीरो वाला तो कैंसिल हो जाएगा ना, के इक्वल z टू इज जीरो इक्वल पे टू जो आएगा। जीरो वाला जी, तभी तो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इस तरह से लिखा गया है ना। तो तो फिर हमारे पास ये -4 से 5 पे लेके जाने से अगर जीरो वाला कैंसिल हो तो 10 रह 10 जाते रह जाते हैं बिल्कुल। हैं, सॉरी 10 नहीं, 9 रह नहीं 9 बेटा, रह जाते हैं, 10 रह जाते हैं क्योंकि ना। जीरो वाला तो कैंसिल्ड है। हाँ तो टोटल 11 थे ना, m+1 जीरोस रखने थे ना हमने। हाँ मतलब वही रख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट तो टोटल काउंट 10 कर रह लेते गए। हैं, मुझे कंफ्यूजन है। अच्छा, अब अ, 5 1 2 3। अच्छा, 1 वाला हमारा कैंसिल हो गया, ओके, तो सॉरी ज़ीरो वाला, तो बाकी हमारे पास ये रह गए 10। ये चीज़ करेक्ट है। अच्छा, एक मुझे यहाँ पे ना एक चीज़ और लिखनी चाहिए, 2π/11 -5, ठीक है। ये टोटल अभी मैंने 11 लिख दिए हैं, -5 से लेकर 5 तक हो गए 11, और यहाँ पर जो 2π/11 इंटू ज़ीरो वाला था ना, वो एलिमिनेट होगा बेसिकली। ठीक है, यही मैं कह रहा था मैं। हाँ जी, मेरा हालांकि मैं पहले की बात समझ नहीं सकी थी, लेकिन यस थैंक यू कि आपने मुझे इस वक्त याद कराया। बेसिकली -5 से लेके 5 तक 11 लिखे जाएंगे, और जो इनके दरमियान में 2π/11 इंटू ज़ीरो वाला वो एलिमिनेट होगा, तो बाकी टोटल हमारे पास 10 रह जाएंगे। तो ये हमारे पास जो रिस्पॉन्स है ना वो कुछ इस तरह का आता है। ठीक है, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी हो गई 2π/11। अच्छा, अब मैंने आपको ये चीज़ कही थी कि इस फ़िल्टर को हम नॉच फ़िल्टर के मतलब मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज़ एलिमिनेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे नॉच फ़िल्टर्स इकट्ठे लगे हुए हैं। आपको देख के पता चल रहा होगा कि 2π/11 या उसके जितने भी हार्मोनिक्स हैं वो कैंसल आउट हो रहे हैं। और दूसरा मैंने आपसे कहा था कि इस फ़िल्टर को हम लो पास फ़िल्टर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ अगर आप देखो कि तो 0 से लेकर 2π/11 तक की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो फिर भी थोड़े से हायर एम्पलीट्यूड के साथ पास आउट हो रही हैं, लेकिन उसके बाद की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोअर एम्पलीट्यूड के साथ पास आउट हो रही हैं। तो जो ये कॉम फ़िल्टर है, दिस फ़िल्टर ऑल्सो बिहेव्स एज़ अ लो पास फ़िल्टर। ओके। ठीक है, असद आप थक तो नहीं गए? नहीं मैं क्योंकि आप वाहिद स्टूडेंट हो मेरा हाल है जो 8 to 20 से बैठे हुए हो, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ, और बस सर रिस्पॉन्ड भी कर रही हूँ। नहीं मैम, क्लासेस ऐसी ली जाती हैं वैसे तो। जब आप प्रो हो गए हो। अच्छा जी, किसी का सवाल आ रहा था बीच में। मैम मैं पूछा था जब मतलब मैं लो पास फिल्टर को जब डिज़ाइन कर रही हूँ तो फिल्टर डिज़ाइनिंग टूल में, तो उसमें साथ ये है ना नॉच फिल्टर का आ रहा था, तो उसको हम एज क्या कहेंगे कि वो लो पास फिल्टर जो एज नॉच एक्ट कर रहे हैं, नॉच है जो एज लो पास एक्ट कर रहे हैं। ओके, आप कह रहे हो कि लो पास फिल्टर को डिज़ाइन करने के लिए आपके पास जो ऑप्शंस आ रही होती हैं उसमें नॉच फिल्टर भी लिखा आता है, ये आप कह रहे हो?
ना मैम उसकी जो आउटपुट होती है ना लो पास की वो नॉच की तरह की होती है। नॉच की तरह की होती है? अच्छा, नॉच हम जनरली ऐसे फिल्टर को यस बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी एलिमिनेट हो। लाइक में इसमें काफ़ी सारी यानी कि फ्रीक्वेंसीज हम पास कर रहे हैं, काफ़ी सारी फ्रीक्वेंसीज एलिमिनेट करने के लिए इसमें होती है। हाँ, जिसमें मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ 0 से लेके पाई तक की बात करूँ तो उसमें 5 फ्रीक्वेंसीज तो कंप्लीटली एलिमिनेट हो रही हैं। यस, तो इसको हम नॉच नहीं कहेंगे ना, हम इसे कॉम फिल्टर कहेंगे या फिर हम इसको मतलब लो पास फिल्टर कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसी की एक वेरिएशन ये हो सकती है कि इंस्टेड ऑफ एम या एम प्लस वन जीरोज प्लेस्ड ऑन यूनिट सर्कल हमारे पास पोल्स प्लेस्ड हों, तो वो यूनिट सर्कल के ऊपर तो है प्लेस नहीं किए जाएंगे, थोड़ा सा यूनिट सर्कल के पास ही रखे जाएंगे क्योंकि हम सिस्टम को अनस्टेबल नहीं करना चाहते। वो कोई इस तरह का पोल जीरो डायग्राम कुछ इस तरह की होगी। ठीक है, ये इस तरह का सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास जो डिफरेंस इक्वेशन होगी वो गिवन होगी इस तरह से। यहाँ पे कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर ए हो सकता है और यहाँ पे कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर बी हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे डिफरेंस इक्वेशन होगी, आपको देख के पता चल रहा है कि एक IIR सिस्टम है। ठीक है, इस तरह के सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन लिखा जाएगा इस तरह से। ठीक है, एनी आइडियाज़ कि ये किस तरह का इसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स किस तरह का बनेगा? मतलब हम लोगों ने जब जीरोस प्लेस किए तो हमारे पास ये रिस्पॉन्स आया। अब ये पोल्स होगी मैम, क्या होगी? इसका इन्वर्स इसका इन्वर्स होगी। बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पास ओमेगा है, ये पाई है और ये हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ बनेगी। डिपेंड्स मतलब कि पोल्स यानी कि जहाँ जहाँ पे आएंगे ना वहाँ वहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसीज बेसिकली मतलब वहाँ पर बूस्ट होती जाएंगी। ये कॉम को ही एक दूसरी तरह से पकड़ने का एक तरीका है। ठीक है, मतलब कोई पर्टिकुलर हार्मोनिक्स अगर हमने बूस्ट करने हो तो उसके लिए डिफरेंस इक्वेशन ये इस्तेमाल होती है, ट्रांसफर फंक्शन ये होता है, पोल जीरो डायग्राम ये होती है और उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स जो है वो ये होता है। अच्छा, अब इसमें अनलाइक कॉम फिल्टर हमारे पास अगर तो ज़ीरो पे यहाँ पे मतलब जो पोल है ना वो ज़ीरो पे भी मौजूद होगा, वो एलिमिनेट नहीं होगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरोज़ नहीं है ना, ऐसा कोई ज़ीरो मौजूद नहीं है जो z इज इक्वल टू ज़ीरो नॉट z इज इक्वल टू ज़ीरो, z इज इक्वल टू 1 पे जो पोल है उसे कैंसिल आउट नहीं करेगा। ओके ओके, और इसमें कुछ ट्रिवियल जीरोज होंगे, कितने जीरोज होंगे ये? डी। अच्छा डी, ठीक है, डी ट्रिवियल जीरोज होंगे जो कि मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स में किसी किस्म का फर्क नहीं डालेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अब स्टॉप करती हूँ, कोई नई चीज़ आपको नहीं पढ़ाऊंगी। अगर आपने अभी तक के लेक्चर में से कुछ पूछना हो तो आप प्लीज़ पूछ सकते हो। आज हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली, असद ने मेनली। जी, कोई सवाल पूछना है? मैम हाँ, एक मैंने चीज पूछनी थी, रमजान में क्लासेस शॉर्ट होंगी ना? हाँ जी, मेरा हाल है कोई 10 मिनट का फ़र्क पड़ा करेगा, जो मुझे अपने पुराने तजर्बे से याद है। पिछली बार तो वैसे रेगुलर क्लासेस तो हुई नहीं थी। नहीं, पिछली बार अच्छा आपको या भूल गया, पिछली दफ़ा तो बहुत स्लो पेस पे क्लासेस हुई थी ना, आपकी टोटल 2 हफ्ते पढ़ाई हुई थी इंस्टेड मुझे ऑफ। इसलिए भूल गया, मैंने ली नहीं थी। आपने क्या मैंने किया तो था? कोई क्लास नहीं ली। आपने क्लास नहीं ली थी? अच्छा, पिछली मैंने दफ़ा तो क्लास एक्चुअली इंटरैक्टिव क्लासेस हुई भी नहीं थी ना शायद, क्योंकि बिल्कुल अभी अभी हम मतलब ऑनलाइन सिस्टम में एंटर हुए थे, तो पिछली दफ़ा तो और ही तरह की सूरत हाल थी। तो इस दफ़ा तो प्रॉब्ली पेस रेगुलर ही रहेगी, लेकिन ये है कि क्लासेस की ड्यूरेशन शायद 50 मिनट से कम करके 40 कर दें।
मैम वो पेस कम होनी चाहिए क्योंकि एनर्जी नहीं होती रमजान में। आप फिक्र ना करो, पढ़ाने वालों को भी नहीं होती, वो भी मुश्किल से पढ़ा रहे होते हैं। जी चलें ठीक है, अब ये और कोई अगर सवाल नहीं है तो फिर हम लेक्चर अपना ख़त्म करते हैं ताकि फिर आप अगली क्लास में टाइम पे पहुंचो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।